हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रेगुलरली क्लास ले रहे होंगे। देखिए बेटा, कल तक हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिफाइन किया, डेफिनेशन पढ़ी थी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के बाद मॉलिक्यूल पढ़ा था, मॉलिक्यूल के बाद पढ़ा था हमने जो केमिकल था उसको पढ़ा था। उसके बाद केमिकल्स से मिलकर के क्या बनी थी बेटा, केमिकल इक्वेशन बनी थी। और केमिकल इक्वेशंस के बारे में केमिकल रिएक्शन बनी थी। केमिकल रिएक्शन को किस टाइप में लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। और केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी। अब देखो बेटा, आज देखते हैं हम केमिकल इक्वेशन जो है उसको किस किस रूल से लिखा जाता है, क्या क्या रूल होते हैं एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के। चलिए देखिए बेटा, स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के जो रूल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिए बेटा, फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो, यूज एरो इन द मिड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब यूज द एरो मतलब क्या है, एरो का यूज करना है कहाँ पे बेटा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मतलब अभिकर्मक और उत्पाद के बीच एरो का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, यूज सम सिंबल इन द मिड ऑफ रिएक्टेंट्स इन एलएचएस एंड प्रोडक्ट इन आरएचएस। मतलब क्या समझे बेटा कि प्लस के सिंबल का यूज करना है रिएक्टेंट्स के मिड में, और रिएक्टेंट जो एलएचएस में होते हैं तो उनके मिड में लगाना है। और यदि प्रोडक्ट के बीच में यदि दो या दो से अधिक कोई भी प्रोडक्ट हमें मिले हैं तो उनके मिड में भी प्लस का सिंबल यूज करना है। ठीक है बेटा, क्या समझे कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके बीच यदि दो या दो से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच में हमें प्लस का सिंबल या प्लस का चिन्ह यूज करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, यूज एरो सिंबल एल एच एस टू आर एच एस। मतलब एरो का सिंबल जो है एल एच एस से आर एच एस की तरफ होना चाहिए। मतलब जो एरो का मुंह है, एरो का जो साइड है वो किस तरफ होना चाहिए बेटा, एल एच एस से आर एच एस की तरफ होना चाहिए। लास्ट देखो बेटा, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एरो जो होता है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के होने की दिशा को बताता है। मतलब वो रिएक्शन किस तरफ हो रही है। उल्टा लगा देंगे किसी रिएक्शन में हम तो वो उल्टा हो जाएगा, तो वो रिएक्शन उस तरफ शो होगी। इसीलिए हमें एल एच एस टू आर एच एस में ही लगाना चाहिए। चलिए देखिए बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, देखो बेटा एग्जाम्पल्स में फर्स्ट क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम और क्या जुड़ा, क्लोरीन। कैल्शियम और क्लोरीन ने मिलकर के क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे, क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम का सिंबॉलिक फॉर्म होता है बेटा Ca, क्या होता है Ca, और क्लोरीन का होता है Cl2। और इस तरह से ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स में तो ये रिएक्टेंट हो गए और ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट से एरो की तरफ, एरो जो लगाना है रिएक्टेंट से किस तरफ लगाना है, प्रोडक्ट की तरफ। मतलब अभिकारकों से उत्पादों की तरफ हमें एरो लगाना है। तो CaCl2 तो कंप्लीट हो गया CaCl2। तो इस तरह से हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, सोडियम प्लस क्लोरीन, और इसने मिलकर के क्या बनाया बेटा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम जिसका सिंबॉलिक फॉर्म Na होता है, क्लोरीन जिसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, Cl2 होता है, और सोडियम क्लोराइड जिसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, NaCl होता है, जिसको हम हमारी जो आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, नमक के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए बेटा, सोडियम को Na लिखा, क्लोरीन को Cl2 लिखा, और सोडियम क्लोराइड को 2NaCl। इसमें भी देखिए रिएक्टेंट से, ये जो रिएक्टेंट्स हैं इधर, इससे किधर की तरफ एरो लगाया हमने, प्रोडक्ट की तरफ। उसी तरह से फिर लिखा Na प्लस Cl2, अब इधर आया 2NaCl आया। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, उसको हम बैलेंस करना पड़ता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इधर 2Na है तो इधर भी 2 करने पड़ते हैं हमें। इस तरह Cl2 इधर है तो इधर भी 2Cl2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से ये कंबाइंड मतलब कैलकुलेट इक्वल हो जाता है। इस तरह से अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। चलिए
देखिए बेटा, अब पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो बेटा, इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बेटा? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो इसको किस बेसिस पे मतलब इक्वल किया जाता है, किस बेसिस पे इसमें जो इक्वेशन है उसको लिखा जाता है। चलिए देखिए बेटा, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब बेटा द्रव्यमान, ये इसको बोलते हैं संरक्षण। क्या कहते हैं? संरक्षण। मास का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान, ठीक है। मतलब बेटा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, मतलब जो अभिकारक में उपस्थित तत्व जो होते हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या के। ये कहती है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार अभिकारक में उपस्थित तत्वों की संख्या या जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो संख्या जो इक्वल होनी चाहिए किसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद में उपस्थित तत्वों के बराबर होनी चाहिए। चलिए बेटा, इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखो किस तरह से लिखते हैं। देखिए, इन द इक्वेशन सेज दैट, ये इक्वेशन कहती है बेटा, ये इन द इक्वेशन सेज दैट all the elements in reactants and elements in product are always equal. It's called balanced chemical equation। मतलब क्या समझे? इन दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन के द्वारा हम कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक में उपस्थित सभी तत्व, एंड उत्पाद में उपस्थित सभी तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसे ही हम जो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ गए? मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या को बराबर करना ही क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, ये इक्वल होना जरूरी होता है। इसी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसके थ्रू होता है बेटा ये लॉ? कंजर्वेशन लॉ के, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। मतलब अभिक्रिया होने से पहले का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो बराबर होना चाहिए अभिक्रिया होने के बाद के मास, मतलब द्रव्यमान के बराबर होना जरूरी होता है। अब इसके क्या क्या रूल्स होते हैं बेटा? देखो, रूल्स ऑफ राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने के जो रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट रूल देखिए बेटा, लिस्टिंग एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट। सबसे पहले क्या करना है, जो भी रिएक्शन हमें दी हुई है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या करनी है बेटा? जो नंबर है वो हमें लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है, मतलब एक टेबल क्रिएट करनी है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट्स, मतलब सबसे पहले क्या करना है, जो नेगेटिव वैलेंसी मतलब ऋणात्मक संयोजकता वाला तत्व होता है उसको ही सबसे पहले संतुलित करना है, बैलेंस करना है। समझ गए? नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बैलेंस अदर पॉजिटिव वैलेंसी एलिमेंट्स, मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स जो एलिमेंट है उसको हम बैलेंस करने के बाद जो बाकी पॉजिटिव एलिमेंट्स बचते हैं उनको क्या करते हैं? बैलेंस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या कहता है, रीचेक ऑल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या को वापस से चेक करना है, इक्वल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है बेटा। उसके बाद इक्वल हो जाती है, फिर क्या करना है, यूज सिंबल्स फॉर, सिंबल्स का यूज करना है किस किस के लिए? देखो ये सॉलिड स्टेट के लिए क्या यूज करना है बेटा? एस। क्या यूज करना है? एस। और लिक्विड स्टेट के लिए क्या यूज करना है बेटा? एल। गैस के लिए क्या यूज करना है बेटा? जी। और वाटर सॉल्यूशन जो होता है, मतलब कोई भी जलीय विलयन जैसे NaCl हो गया
CaCl2 हो गया, कोई भी वाटर सॉल्यूशन होता है उसके लिए क्या लिखना है बेटा, AQ उसके लास्ट में ब्रैकेट के रूप में हमें लिखना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वाई दिस रूल्स, मतलब दो रूल्स के द्वारा, ये सभी रूल्स हैं, इनके द्वारा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को संतुलित करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब नाइट्रिक अम्ल जो है उसकी रिएक्शन हुई किसके साथ बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, और क्या बना बेटा, वाटर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ, अब देखो समझ गए, मतलब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई गई तो कैल्शियम नाइट्रेट बना, और साथ में पानी मतलब वाटर जो है वो निकला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं बेटा, HNO3 कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH2 लिखा जाता है, और कैल्शियम नाइट्रेट को CaNO3 का होल ट्वाइस लिखा जाता है, और वाटर को हम H2O के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको आगे हम बैलेंस्ड करते हैं। देखिए बेटा, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करेंगे। चलो देखो, हाइड्रोजन है, और क्या है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन, और क्या है, कैल्शियम। नंबर ऑफ एलिमेंट इधर देख लेते हैं कितने हैं बेटा, रिएक्टेंट्स में कितने हैं, हाइड्रोजन 1 और 2 3, नाइट्रोजन कितना है बेटा 1, ऑक्सीजन कितना है 3 और 2 5, और कैल्शियम कितना है 1। सिमिलर प्रोडक्ट में देख लेते हैं, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है 2, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन देखोगे तो नाइट्रोजन है बेटा यहाँ पर 2। ठीक है, सिमिलर आगे देखोगे, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, कितने हैं 7। इधर 3 है, 3 से 2 से मल्टीप्लाई करें कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7। इधर देखोगे कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना है 1। अब देखो, सबसे पहले पहला रूल क्या कहता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। उसके बाद सेकंड रूल कहता है हमें कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो नेगेटिव वैलेंसी वाला एलिमेंट होता है, मतलब ऋणात्मक संयोजकता वाला एलिमेंट, उसको संतुलित करना है। इधर कितने हैं, देखो नेगेटिव वैलेंसी वाला क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इधर 5 है, इधर कितने हैं 7 है, तो इसको करना है बैलेंस। चलिए देखिए, इधर 3 2 जा 6, इधर 1, तो इसके आगे लगा दीजिए 2, कितने हो गए 2 और 3 6, 6 और 2 8, इधर कितने हो गए 3 और 2 6 और 1, इसके आगे 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब 6 और 2 8, और 6 और 2 8, तो नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो क्या लिखोगे, इस तरह से लिख देंगे इसको नीचे, 2HNO3 प्लस CaOH2, एरो का सिंबल, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ओके, देखिए बेटा, अब इसको वापस देख लेते हैं, इसमें कौन एलिमेंट्स इक्वल हुए हैं नहीं हुए। चलो देखो, H हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। ठीक है, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा 2 और 2 4, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 2 8, कैल्शियम 1। इधर देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, नेक्स्ट नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, और कैल्शियम कितना है 1। तो बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो क्या इस लास्ट में लिख देंगे इस केमिकल इक्वेशन को, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अब इसके जो स्टेट है उसके सिंबल लगा देंगे। HNO3 क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। CaOH2 रहता है, वो किस में रहता है, सॉलिड फॉर्म में। CaNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में, और ये रहता है इक्वल जलीय विलयन रहता है। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको और सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो सबसे पहले तो एलिमेंट्स के नंबर को काउंट कर लेते हैं प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में। Fe कितना है बेटा, इधर 1 है। हाइड्रोजन कितना है इधर 2, और ऑक्सीजन कितना है इधर 1। ठीक है, सिमिलर प्रोडक्ट में देख लेते हैं। Fe कितना है बेटा 3, ऑक्सीजन कितना है 4, और हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है कि सबसे पहले नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट को क्या करो, संतुलित करो। तो नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 4, इधर कितना है 1। इसको बैलेंस करेंगे तो कितना लगाना पड़ेगा, इधर 4 लगाना पड़ेगा। तो इधर 4 यूज करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो Fe प्लस इधर लिख देंगे 4H2O। ओके, चलिए देखिए आगे Fe3O4 प्लस H2। आगे देखते हैं। फिर देखो बेटा ये बैलेंस, जो नेगेटिव वैलेंसी एलिमेंट है वो बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे अदर एलिमेंट को देखते हैं एक बार। फिर दोबारा देखो इधर कितना है बेटा, वापस देखिए Fe, अब वापस देख लेते हैं। Fe इधर है कितना है 1, इधर कितना है 3। तो वापस Fe 1 है इधर, Fe इधर कितना है 3 है। इधर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, इधर कितना है हाइड्रोजन 2। इधर ऑक्सीजन बैलेंस हो ही चुका है, ऑक्सीजन दोनों तरफ कितना हो गया है 4 हो गया है। तो इसको आगे बैलेंस करते हैं बेटा। अब बैलेंस करते हैं Fe को बैलेंस करते हैं। इधर कितना 3, इधर 1, तो इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, देखिए बेटा अब फिर देखते हैं इसको। फिर वापस इसका टेबल बनाते हैं। Fe कितना हो गया है 3 हो गया है, इधर Fe 3 हो गया है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है बेटा 4 है, और हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन है 8, और इधर कितना है हाइड्रोजन है 2। तो इसको बैलेंस कर देते हैं अब। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 है, इधर कितना है 8 है, तो ये इसका क्या लगाना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। तो कर दीजिए 3Fe प्लस 4H2O। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2, और इसका कितना लगा देंगे 4 लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या लगाना है बेटा, लास्ट स्टेप क्या कहती है, इसमें स्टेट लिखनी है हमें, इसकी कौन कौन सी स्टेट होती है। ठीक है, ओके। 3Fe आयरन होता है, ये मेटल रहता है बेटा। मेटल क्या रहता है, सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, मेटल कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। और 4H2 क्या है, वाटर है, और वाटर कैसा रहता है, मतलब एक्यू जिसको बोलते हैं, मतलब जलीय विलयन रहता है। वाटर सॉल्यूशन, एक्वाटिक सॉल्यूशन। और Fe3O4 जो होता है ये कैसा होता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है ये कैसा होता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में। कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में। और हाइड्रोजन जो रहता है वो किस फॉर्म में रहती है, गैस फॉर्म में रहती है। ठीक है, इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करके उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। ये क्या रूल है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान है वो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस रूल्स के द्वारा संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। केमिकल रिएक्शन आर 6 टाइप्स। नॉर्मली केमिकल रिएक्शन जो रहती है वो कितने प्रकार की रहती है बेटा, 6 टाइप्स की रहती है। एक और रहती है जो दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन रहती है, वो रहती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन होती है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब इसमें एक जो बड़ा तत्व होता है या बड़ा एलिमेंट होता है वो टूट करके छोटे छोटे एलिमेंट देता है, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं इसको बेटा, ठीक है, या फिर इसको हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो दोनों होती हैं अपचयन और उपचयन, इन दोनों रिएक्शन यदि एक साथ हो जाए तो वो अभिक्रिया होती है हमारी बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम हिंदी में भी रेडॉक्स के नाम से ही जानते हैं। अब इन सब के बारे में अलग अलग विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो FeSO4 जब गर्म किया तो क्या बन गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। मतलब जब फेरस सल्फेट को गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, समझ गए। चलो इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम बेटा, फेरिक ऑक्साइड। इसी तरह से इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चूना पत्थर जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। मतलब एक बड़ा जो रिएक्टेंट है वो टूट करके 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा क्या दे रहा है बेटा, प्रोडक्ट दे रहा है। इसी को कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया तो क्या बना, PbO2NO2 और O2, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PbO और O2 बन गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2, इसको 2 और 2 4, इसको एक और मिटाते हैं, 2 और 2 4 और 1 5 हो गए। इधर कितने हैं ऑक्सीजन, कितने बेटा, 3 2 6 हैं। तो क्या करोगे, इधर लगा देंगे हम, इसके आगे 4 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो किया तो 8 8 और 2 10 10 और 1 11। अब इसके आगे लगाते हैं हम बेटा 2 और यहाँ भी लगा देते हैं 2। अब देखो सारा का सारा 2 भी हो गया, Pb हो गया। इधर देखो 2 ये हो गए और 8 और 2 12, इधर भी सीधे सीधे 12 हो गए, 6 और 2 जा 12। नाइट्रोजन कितना है, इधर 4 है, इधर भी 4 हो गया, 2 ये और 2 गुणा 2 करोगे तो 4। इस तरह से इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये बड़ा भी रिएक्टेंट है जिसका नाम क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, लेड नाइट्रेट, जिसके टुकड़े होकर के क्या बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बेटा, लेड ऑक्साइड। क्या बन गया, लेड ऑक्साइड। और ये क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इस तरह से एक बड़ा रिएक्टेंट टूट करके 3 अलग अलग में डिवाइड हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा डीकम्पोज रिएक्शन। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो AgCl टूटा, कब टूटा, जब मतलब सन ऑफ लाइट, सनलाइट में इसको रखा तो ये Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे तो ये यहाँ 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा AgBr, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। इसको हम Ag और ये है हमारा Br2 में टूट जाता है, तो इसको बैलेंस करोगे, यहाँ 2Ag और यहाँ 2AgBr, ठीक है, समझ गए। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं बेटा, संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, समझ गए। इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं, ओके, ठीक है बेटा। और ये जो होता है सूर्य के प्रकाश में कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। कौन सा होता है बेटा, श्वेत रंग का। जो AgCl होता है ये कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है बेटा, श्वेत रंग का होता है। इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम बेटा, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड, ओके। और ये होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सूर्य के प्रकाश में जब इसको गर्म किया जाता है Ag में टूट जाता है। और ये जो टेक्निक है इसका कहाँ यूज किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो होती है ना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, फोटोग्राफी
क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। इस तरह से हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोज रिएक्शन ख़त्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे बेटा, इस क्लास को ध्यान से पढ़ोगे, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ोगे, और उसके बाद कंटिन्यू की जो वीडियोज आ रही हैं उनको कंटिन्यू देखोगे, तैयार करोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, और साथ ही साथ क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं, और लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है। ठीक है, इस तरह से इसको फॉलो करके क्या करोगे बेटा, पढ़ना भी है और साथ में लोगों को इसके बारे में बताना भी है। जो जैसे गरीब तबके के लोग होते हैं, जो अच्छे से पढ़ नहीं सकते, जो किसी कोचिंग में जाकर फीस नहीं दे सकते, ऐसे बच्चों को क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि जो है इस चैनल पर लर्निंग एजुकेशन आप चैनल पर, कौन सा चैनल है बेटा, लर्निंग एजुकेशन, तो कोई 1 मिनट बेटा, एजुकेशन हब, इस चैनल पर क्या हो रहा है, हम 10th क्लास की मैथ और साइंस की फ्री क्लासेस डाली गई हैं। इसे लोगों को बताओगे और क्या करेंगे, वो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा बाय। कल हम नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं बची हुई 4-5 उनके बारे में पढ़ेंगे, और कोरेशन जो संक्षारण है, और एसिडिटी जो है विकृत गंधिता, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय।